Good morning, students. This is Gautam Singh, your faculty of English. For more new videos, like, share, subscribe my channel. So today's our chapter is deep water. Lesson number 10 है और CBSE और RBSE दोनों ही क्लास 12th जो दोनों बोर्ड्स की हैं उन दोनों की क्लास के लिए एक ही सेम चैप्टर है और एक भी वर्ड का कोई चेंजेस नहीं है, सारी चीज़ें एज इट इज़ है। तो अब हम चैप्टर को देखते हैं। चैप्टर का जो टाइटल है वो हमें गहरे पानी के बारे में बताता है। अब ये गहरा पानी कोई इसको नापता है या गहरा पानी मोस्टली हम जानते हैं कि एक खतरे के तौर पर यूज होता है। ये शब्द हमें बताता है कि शायद जो गहरा पानी है किसी की लाइफ के लिए एक थ्रेट, एक खतरा बनता है। तो शुरू करते हैं। इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 years old। राइटर फ्लैशबैक कहानी हमें सुना रहा है, अपने पास्ट में जाता हुआ बताता है कि ये कोई घटना तब की है जब वो 10 या 11 साल का रहा होगा। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। 10 या 11 साल की उम्र में राइटर ने निश्चय किया कि वो तैराकी सीखेगा। There was a pool at the YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity। राइटर कहता है कि यूएसए के वॉशिंगटन जो राज्य है उस वॉशिंगटन स्टेट में एक सिटी पड़ता है, याकिमा सिटी। उस याकिमा सिटी में YMCA नाम का एक कम्युनिटी सर्विस प्रोवाइडर है, यानी कि एक ऐसी जगह है जहां पर जिम, स्पा, स्विमिंग पूल, ये सारी चीजें उपलब्ध हैं। पेड सर्विस है, तो सर्विस प्रोवाइडर है। तो राइटर कहता है कि वॉशिंगटन का जो याकिमा सिटी है वहां पर उसको एक पूल नजर आया। YMCA नाम की जो कम्युनिटी जगह थी वहां पर उसे स्विम मिला। वो स्विमिंग पूल राइटर को बिल्कुल बेहतरीन उपलब्धि दिला रहा था, उसको वो अवसर उपलब्ध करा रहा था कि अगर उसे स्विमिंग सीखनी है तो YMCA उसके लिए बहुत बढ़िया जगह है। द याकिमा रिवर वॉज ट्रेचरस। असल में जो याकिमा स्टेट का नाम है, सिटी का जो नाम है वॉशिंगटन में, उसका नाम जो है वो याकिमा रिवर की वजह से पड़ा है। याकिमा जो वॉशिंगटन का सिटी है, वॉशिंगटन हम जानते हैं, और उसके अलावा जो याकिमा सिटी है वो अपनी वाइन यार्ड्स यानी कि जो अंगूरों की बहुत बड़ी बड़ी वहां पर खेती होती है, बगीचे होते हैं जिनसे वाइन बनती है, और ढेर सारे सेबों के बगीचे होते हैं। वॉशिंगटन एप्पल जो है पूरे वर्ल्ड में वैसे भी फेमस है। तो उसी याकिमा सिटी के अंदर YMCA नाम की एक जगह है जहां पर जिम, पूल वगैरह सारी चीजें। तो वहां पर जो स्विमिंग पूल है ये राइटर को बिल्कुल अच्छी उपलब्धि उपलब्ध करा रहा था। असल में एक कारण यह भी राइटर कहता है कि इस याकिमा शहर में जो याकिमा नदी बहती है वो वाकई में बड़ी ट्रेचरस, बहुत ही भयानक थी। मदर कंटिन्यूली वॉर्न्ड अगेंस्ट इट। राइटर की जो मां थी वो अक्सर या फिर ये कह लो कि हमेशा उसे याकिमा नदी के बारे में चेतावनी देती रहती थी। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर। और अपने बच्चे को यानी राइटर को हमेशा बताती रहती थी कि आज फलाना आदमी उसमें डूब के मर गया, आज फलाना आदमी उसमें डूब के मर गया। तो राइटर की जो मां थी वो हमेशा चाहती थी कि उसके बेटे में स्विमिंग सीखने की ललक तो है, लेकिन कहीं वो अपनी स्विमिंग सीखने की ललक में कहीं याकिमा नदी में न उतर जाए, क्योंकि याकिमा नदी बहुत ही भयावह थी। तो राइटर ने अपनी मां की बात मानी, बिल्कुल सलाह मानी। बट द YMCA पूल वॉज सेफ। अब याकिमा नदी तो खतरनाक थी, लेकिन YMCA का पूल जो था वो बिल्कुल राइटर के लिए उपयुक्त था। ये एक क्वेश्चन भी है जो बोर्ड में आ भी चुका है कि राइटर ने अपनी मां की सलाह मानी थी कि नहीं मानी थी। बहुत सारों ने यही गलत आंसर दे रहे थे कि नहीं मानी थी। इस लाइन में यहां पर साफ हमें पता चल रहा है कि राइटर ने अपनी मां की सलाह मानी थी और वो याकिमा नदी में कभी भी नहीं गया, बल्कि उसने कहा कि YMCA जो पूल था वो उसके लिए बिल्कुल सेफ था। लेकिन कैसे? इट वॉज ओनली 2 or 3 feet deep at the shallow end, and while it was 9 feet deep at the other, the drop was gradual। असल में जो बिल्कुल टेक्निकल, बिल्कुल जो प्रोफेशनल स्विमिंग पूल होते हैं वो किसी कुंड की तरह एक साथ गहराई वाले नहीं होते हैं। राइटर कहता है कि ये जो पूल था ये बिल्कुल प्रोफेशनल पूल था और बिल्कुल ही टेक्निकली फिट था। यहां पर जो स्विमिंग पूल की पहली जो गहराई थी वो कम से कम 2 या फिर 3 फीट की मामूली सी थी। फिर यहां पर जाकर जो सबसे उसका डीपेस्ट एंड था वहां पर वो 9 फीट था। लेकिन ये जो ढलान थी ये एक ढलवा ढलान थी जो कि धीरे 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 कर 9 फीट में बदल रही थी। यानी यहां पर 2 या 3 फीट, उसके बाद में 4 या 5 फीट, फिर उसके बाद में 6 या 7 फीट, और उसके बाद में 8 फीट, और उसके बाद में लास्टली जाके 9 फीट। तो राइटर कहता है कि उसके लिए तो बहुत अच्छा है, वो एकदम से 9 फीट में गिरेगा नहीं, धीरे धीरे करके तो उसे पता चल जाएगा कि कहां उसको कितने पानी में उतरना है और वो अपनी इच्छा के अकॉर्डिंगली उस नदी में, उसमें पूल में उतर सकता है।
आई गॉट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वैन टू द पूल। वाटर विंग्स जैसे एक तो वो राउंड करके टायर होता है जिसको हम अपने यहां छाती के ऊपर डाल लेते हैं, उस ट्यूब को फंसा लेते हैं, लेकिन इस तरीके के गुब्बारे होते हैं जिसको हम अपने हाथ उसके अंदर डाल लेते हैं और ये गुब्बारे हमारी बाजुओं में बंधे होते हैं बिल्कुल ऊपर के एंड तक, यानी हमारे गर्दन के पास वाला जो बाजू का हिस्सा होता है, मसल्स होती है, वहां तक हम उसको पहन लेते हैं और दोनों हाथों में पहन लो तो ये हमें डूबने नहीं देते और स्विमिंग सीखने के लिए बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, क्योंकि ये जो रबर ट्यूब होती है, इस रबर ट्यूब को हम अपनी छाती में डालकर हम तैराकी नहीं सीख सकते। लेकिन वाटर विंग्स वो चीज होती है जो नए लर्नर्स होते हैं, जो स्विमिंग सीखना चाहते हैं, वो उनको डूबने भी नहीं देती, लेकिन उनको हाथ फ्रीली चलाने का पूरा मौका देती है और वो अपनी छाती और पांव को ऊपर की तरफ उठा सकते हैं। तो इस तरीके से स्विमिंग सीखने के लिए जो वाटर विंग्स होते हैं बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। तो राइटर भी अपने लिए 2 जोड़े वाटर विंग्स लेके आया, एक जोड़ा वाटर विंग्स। I hated to walk naked into it and show my skinny legs। राइटर यहां पर अपनी फिजिकल अपीयरेंस की बात कर रहा है कि राइटर अपनी उस 10-11 साल की एज में बहुत ही पतला था, इतना पतला कि राइटर को बड़ी नफरत थी इस बात से कि उसको अपनी निक्कर पहन के, अंडरवेयर पहन के लगभग नंगी अवस्था में जाना पड़ेगा और जो अपनी पतली मरियल टांगे है वो उसे दिखानी पड़ेगी। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट। लेकिन राइटर कहता है कि मैंने अपना जो घमंड था पतली टांगों को नहीं दिखाने का, इसको मैंने दमन करा, इसको दबाया, सबड्यूड किया और मैंने अपनी निक्कर में, अपने अंडरवेयर में स्विमिंग पूल में वाटर विंग्स पहनकर उतर गया। From the beginning, however, I had an aversion to the water when I was in it। राइटर कहता है कि इतना आसान नहीं था पानी में जब वो 3-4 फीट की गहराई में भी उतरा। हालांकि 10-11 साल का जो बच्चा है वो 3-4 फीट के पानी में उसको कोई डूब के नहीं मरता है, आधी उसकी बॉडी डूबती है। लेकिन राइटर कहता है कि एक बार पानी की जो सनसनी है, एक कपकपी जो भई की लहर है, वो उसकी बदन में जरूर दौड़ी। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? इसका मतलब उसकी पास्ट की कोई याद जरूर जुड़ी हुई है। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 or 4 years old and father took me to द बीच इन कैलिफोर्निया। तो राइटर अपनी इस घटना के बारे में सुनाता है, यानी कहानी तो ऑलरेडी फ्लैशबैक में पास्ट में चल रही है, वो उस 11 साल की एज में, लेकिन वहां से वो फिर फ्लैशबैक में जाती है, यानी जब वो 3 या 4 साल का हुआ करता था तो उसके पिताजी वॉशिंगटन के अलावा एक और जो यूएसए का दूसरा स्टेट है कैलिफोर्निया, वहां कैलिफोर्निया में समुद्र के किनारे उसे बीच पर लेके गए थे। He and I stood together in the surf। राइटर कहता है कि आने वाली जो लहरें थी उसके आगे वो अपने पिता के साथ खड़ा था। I hung on to him yet the waves knocked me down and swept over me। हालांकि राइटर कहता है कि डर के मारे लहर से बचने के लिए उसने अपने पिता को कस के पकड़ लिया। अब लेकिन 3-4 बच्चे के जो साल का बच्चा होता है उसकी पकड़ कितनी मजबूत होती है। पानी की एक जबरदस्त लहर आई समुद्र की और उसने उसको जबरदस्त धक्का दिया और राइटर पीठ के बल सीधा जमीन पर गिर गया और पीठ के बल जैसी वो गिरा, पानी की लहर उसके मुंह के ऊपर और पूरी उसकी बॉडी पानी के अंदर दफन। हालांकि कुछ सेकंड के, 1 सेकंड के फ्रैक्शन, यानी 1 सेकंड के कुछ हिस्सों के अंदर यह घटना घटी थी, लेकिन वो भी राइटर के लिए बड़ी खतरनाक थी। आई वॉज बरीड इन वाटर, क्योंकि इस आधे या आधे से भी आधे सेकंड के लिए जो 3-4 साल का राइटर था वो पानी के अंदर, उस लहर के अंदर दफन हो चुका था। माई ब्रेथ वॉज गोन, उसकी सांस गायब हो चुकी थी, मुंह नाक में पानी घुस चुका था। आई वॉज फ्राइटेंड, और राइटर बुरी तरीके से डर चुका था। फादर लाफ, हालांकि उसकी इस आधे सेकंड की इस दुर्घटना में उसकी जो हालत हुई थी वो देख के जो राइटर थे, राइटर के जो पिता थे, वो उसके उस बचपन के डर को देखकर खिलखिला के हंस पड़े। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। लेकिन राइटर कहता है कि ये जो जबरदस्त समुद्र की लहरें थी जिसने उसे एक बार अपने अधिग्रहण में कर लिया था, उस पर कब्जा कर लिया था, इसने हमेशा के लिए उसके मन के ऊपर एक पानी की लहरों ने एक डर बना लिया, एक भय बना लिया। तो राइटर हमें बताना चाहता है कि 3-4 साल की एज में उसके साथ जो ये दुर्घटना हुई थी, वो 3-4 साल के जो दुर्घटना उसकी 3-4 साल की एज में हुई थी, वो 5-7 साल बाद भी उसके मन पर अपना डर जो है वो पूरी तरीके से जमा चुकी है। तभी आज वो 11 साल की उम्र में भी जब YMCA के पूल में उतरता है तो जो डर की झुरझुरी है वो उसे अपने बदन में महसूस होती है। My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fears। तो राइटर कहता है कि जैसी वो 11 साल की एज में YMCA के स्विमिंग पूल में उतरा तो ये जो बचपन की उसकी दुखद यादें थी और ये जो एक चाइल्डिश फियर, यानी बचकाना सा डर था कि भाई 4 साल की एज में, एक तो 4 साल की एज थी और ऊपर से समुद्र के किनारे की लहर थी। हालांकि इन दोनों ही घटनाओं का YMCA के पूल से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि ना तो अब समुद्र की लहरें वहां पर है और ना ही वो 3 या 4 साल का है, एक सुरक्षित से पूल में है। लेकिन राइटर कहता है बचकाना डर है, हावी तो हो ही रहा है उसके ऊपर।
बट इन लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस। हालांकि एक बार जब वो उतरा तब उसको एक डर की झुरझुरी महसूस हुई, लेकिन थोड़ी देर के अंदर राइटर कहता है कि उसने अपना जो आत्मविश्वास है उसको पा लिया कि भाई अब वो 10-11 साल का हो चुका है और वो सिर्फ मात्र 3 या 4 फीट के पानी में खड़ा है, तो डरने की कोई बात नहीं है। I paddled with my new water wings, watching the other boys and trying to learn by apping them। तो राइटर ने अब अपने डर को त्याग कर बाकी के लड़कों को देखा, अपने वाटर विंग्स पहने, दोनों हाथों में बाजुओं तक ऊपर चढ़ाए और बाकी के लड़कों की एपिंग यानी कि नकल उतारकर वो उनके देखा देखी हाथ पांव मारने का प्रयास करने लगा स्विमिंग सीखने के लिए। I did this 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened। राइटर कहता है कि ये बाकी लड़कों को देखकर तैराकी करने का जो प्रयास है वो मैंने 2 या 3-4 बार करा, एक दिन में 3 या 4 बार, लेकिन कई दिनों तक वो आता रहा, एक दिन छोड़ के, 2 दिन 3 दिन छोड़ के। राइटर कहता है कि कुछ दिनों बाद में उसने पानी के अंदर राहत महसूस करना सीख लिया था, यानी 3-4 साल की उम्र का जो उसका पानी का डर था वो अब पूरी तरीके से जा चुका था। लेकिन राइटर कहता है कि दुर्भाग्य से जैसे उसने पानी में आरामदायक महसूस करना शुरू करा, बचपन की 4 साल की उम्र के डर को बुलाया, उसके साथ एक दुर्घटना घटी। अब वो दुर्घटना क्या थी हम देखते हैं। I went to the pool when no one else was there। राइटर कहता है कि एक दिन जब वो YMCA के पूल में पहुंचा तो उस दिन वहां तरण ताल पर कोई भी मौजूद नहीं था। The place was quiet, जगह पूरी तरीके से शांत थी। The water was still, पानी इतना शांत था कि साफ पता चल रहा था कि कई घंटों तक वहां पर कोई भी नहीं आया। And the tiled bottom was as wide and clean as a bathtub। और राइटर कहता है कि उस तरण ताल के स्विमिंग पूल की जो तल था, उस तल पर जो सफेद टाइल्स लगी हुई थी वो बिल्कुल इतनी साफ नजर आ रही थी जैसे कि हमारे घर में जो बाथटब होता है बाथरूम में, वैसे ही जैसे उसका तला नजर आता है वैसा ही उसका स्विमिंग पूल का नजर आ रहा था। यहां पर यह बात हमें पता होनी चाहिए कि पानी में जो गहराई होती है वो हम देख नहीं पाते ढंग से। अगर हमें लगता है कि पानी की गहराई बहुत कम है, लेकिन जब उतरते हैं तो पता चलता है ज्यादा है, तो ये पानी के उस इफेक्ट की वजह से होता है कि हमारी जो आंखें हैं वो डेप्थ का सही अंदाजा नहीं लगा पाती हैं। तो राइटर कहता है उसको स्विमिंग पूल का जो निचला तला था वो बिल्कुल साफ एकदम क्लियर दिखाई दे रहा था। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन। राइटर कहता है कि अकेले जाने में थोड़ा सा वो टिमिड यानी कि घबराया। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स। तो राइटर वहीं स्विमिंग पूल के किनारे जो रेलिंग होती है वहां पर साइड में बैठ गया, पट्टी पर बैठ गया और किसी के आने का इंतजार करने लगा। I had not been there long when in came a big bruiser of a boy probably 18 years old। राइटर कहता है कि अभी ज्यादा देर मेरे को वहां स्विमिंग पूल के किनारे बैठे भी नहीं हुई थी कि अचानक वहां पर एक पहलवान जैसा दिखने वाला लड़का आया, लगभग 18 साल की उम्र का। He had thick hair on his chest। राइटर कहता है कि पूरी उसकी छाती के जो बाल थे वो पूरी छाती बालों से भरी बड़ी थी, यानी पूरा व्यस्क हो चुका था। He was a beautiful physical specimen with legs and arms that showed rippling muscles। राइटर कहता है कि उसकी जो शारीरिक गठन था उस लड़के का वो वाकई में एक शानदार नमूना था कि अगर किसी को शारीरिक गठन देखना होगा किस तरीके से होना चाहिए तो राइटर कहता है कि वो 18 साल का लड़का बिल्कुल उसके लिए सही नमूना था, क्योंकि उसकी जो रिपलिंग यानी कि जो लहराती हुई मसल्स थी वो किसी पहलवान की तरह देखने लायक थी। He yelled, "Hey skinny, how would you like to be dugged?" और राइटर को आते ही उसने चिल्ला कहा कि ओ मरियल, कैसा लगेगा अगर तुझे पानी के अंदर उठा के फेंक दिया जाए तो। With that he picked me up and tossed me into the deep end। राइटर कहता है कि उसने मेरे जवाब का इंतजार भी नहीं करा कि मैं उसको कहता कि भैया मुझे तैरना नहीं आता, मैं भी सीखने के लिए आया हूं। लेकिन राइटर कहता है कि उसने कोई बात सुनी नहीं, उसने तो ये बात कही कि अरे मरियल तुझे पानी के अंदर फेंकू तो कैसा लगेगा। और यही कहते राइटर के बिना किसी बात का इंतजार करे उसने राइटर को उठाया और एज इट इज उठाकर 9 फीट की गहराई का जो पूल था वहां पर उसने उसको फेंक दिया। I landed in a sitting position। राइटर कहता है कि मैं जैसा किनारे बैठा था उसी पोजीशन में यानी अपने कूलों के बल पानी पर सीधा जाके गिरा। swallowed water, चीखने के लिए मुंह खोला, मुंह के अंदर पानी गया। and went at once to the bottom, और सीधा वो उस समुद्र जो स्विमिंग पूल है उस स्विमिंग पूल के तल की तरफ तेजी से गया। I was frightened but not yet frightened out of my wits। राइटर कहता है कि जब वो स्विमिंग पूल के तल की तरफ नीचे डूब रहा था तो वो भयभीत तो था लेकिन इतना भयभीत नहीं कि उसका विट्स, उसकी दिमाग उसका साथ छोड़ दे। ऑन द वे डाउन आई प्लान। तो राइटर का दिमाग काम कर रहा था, जैसे वो नीचे डूबने लगा उसने एक योजना बनाई। व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, कि जब उसके पांव तल को छुएंगे स्विमिंग पूल के तो उसे कुछ करना है।
I would make a big jump, come to the surface, lay flat on it and paddle to the edge of the pool. उसने एक योजना बनाई कि जैसे ही वो नीचे तल पर जाके टकराएगा, वो अपने दोनों पांवों की पूरी शक्ति लगाकर एक जोर से छलांग मारेगा. जैसे ही वो छलांग मारेगा, वो पानी के ऊपर किसी तैरने वाली कॉर्क की तरह ऊपर आएगा और सरफेस पर एकदम फ्लैट, एकदम सपाट लेट जाएगा. और फिर अब जो उसने कुछ दिनों में सीखा है, हाथ और पांव चलाना, उनको चलाएगा और जो स्विमिंग पूल का एज यानी कि जो किनारा है वहां तक आ जाएगा और पानी के बाहर निकल जाएगा. बहुत अच्छी योजना उसने बनाई थी, फुल प्रूफ प्लान था. इट सीम्ड ए लॉन्ग वे डाउन. लेकिन राइटर कहता है कि पहली बात जहां 9 फीट की गहराई में वो डूबा था, अचानक उसे ऐसे लगने लगा कि जो 9 फीट की गहराई है वो बढ़ चुकी है. 9 फीट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे. दोज 9 फीट वर मोर लाइकली 90. उसको लगने लगा कि वो 9 फीट की गहराई लगभग 90 फीट की गहराई में बदल चुकी है. एंड बिफोर आई टच टू बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू ब्रस्ट. और इससे पहले कि उसके पांव और स्विमिंग पूल के तल को छुए, उसकी जो फेफड़े थे वो बुरी तरीके से फटने के कगार में पहुंच गए और दर्द करने लगे. क्योंकि पानी की डेंसिटी ज्यादा होती है, पानी का वेट ज्यादा होता है, और हम पानी की जितनी गहराई में जाते हैं, पानी का प्रेशर, पानी का दबाव हमारे ऊपर बढ़ने लगता है. यहां तक कि जो लोहे की बनी सबमरीन पनडुब्बी होती है, वो भी समुद्र की एक निश्चित गहराई तक जा सकती है. अगर उसके ज्यादा आगे उसको ले जाया जाए तो वो किसी अंडे की तरह पिचक के फूट जाएगी. But when my feet hit bottom, I summoned all my strength and made what I thought was a great spring upwards. तो राइटर कहता है कि लेकिन अंत में तल आया, और जैसी तल आया उसने अपनी पूरी ताकत को सम्मंड इकट्ठा किया और उसने दोनों टांगों से एक जबरदस्त छलांग लगाई. राइटर ने सोचा था कि ये जो छलांग है ये किसी स्प्रिंग की तरह होगी कि जैसे नीचे टकराऊंगा एक जोर का धक्का मारूंगा और बड़ी स्पीड से गोली की तरह ऊपर आऊंगा. I imagined I would bob up टू द सर्फेस लाइक ए कॉर्क. राइटर ने सोचा था कि वो किसी कॉर्क की गेंद की तरह जो अंदर से खोखली होती है, वैसे कॉर्क जो वाइन की बोतल्स वगैरह होती है उसके ऊपर भी लगाता था. और पहले, बहुत पहले जब ढक्कन वगैरह डेवलप नहीं हुए थे तो कॉर्क से ही बोतल को पैक किया जाता था. और कॉर्क पानी में डूबता नहीं है, बहुत लाइट वेट होता है. तो राइटर ने सोचा था कि जब वो छलांग लगाएगा तो वो उस किसी कॉर्क के टुकड़े की तरह पानी के ऊपर फटाक से ऊपर आ जाएगा और तैरने लग जाएगा. इंस्टेड, लेकिन इसकी बजाय आई केम अप स्लोली. राइटर कहता है कि बड़े धीरे 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 करके वो पानी के ऊपर उठने लगा. आई ओपन्ड माय आईज एंड सॉ नथिंग बट वाटर. उसने कुछ देखने के लिए अपनी आंखें खोली, लेकिन पानी के अलावा चारों तरफ कुछ भी नहीं था. वाटर दैट हैड ए डर्टी येलो टाइनेज टू इट. राइटर कहता है कि एक पीला गंदा प्रकाश वाला जो पानी है वो उसके चारों तरफ था. पानी के अंदर हमारी जो आंखें होती है उनकी विजिबिलिटी खराब होने लगती है. अगर हम बिना नेकेड आइज, अगर हम खाली नंगी आंखों से पानी में तैरे तो 20-25 मिनट अगर हम पानी के अंदर अपने मुंह को रख लें और तैर ले तो आंखों में धुंधलापन दिखाई देने लगता है, जिसको 1-2 घंटे लगते हैं जाने में. इसीलिए जो स्विमर्स होते हैं उनके पास में ग्लास गॉगल्स होते हैं जो आंखों को पूरी तरीके से टाइटली कवर कर लेते हैं. तो राइटर ने आंखें खोली, लेकिन उसको गंदे पीले वन वाले पानी के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दिया. आई ग्रू पैनिकी. राइटर कहता है कि अब वो भयाक्रांत होने लगा. आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रॉड एंड माय हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर. उसने अपने हाथों को चारों तरफ फेंका कुछ पकड़ने के लिए, कोई रस्सी जैसी चीज उसकी पकड़ में आ जाए, लेकिन उसकी पकड़ में सिर्फ पानी के अलावा कुछ नहीं आया. आई वॉज सफोकेटिंग. अब राइटर कहता है कि मेरा दम घुटने लगा था. आई ट्राइड टू येल. उसने चिल्लाने की कोशिश करी, बट नो साउंड केम आउट. लेकिन उसके गले से कोई आवाज बाहर नहीं निकली, क्योंकि पानी के अंदर आवाज इको नहीं कर सकती. देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर बट नॉट माई माउथ. लेकिन कई देर जद्दोजहद करने के बाद, जूझने के बाद, राइटर की आंखें और उसकी जो नाक है वो पानी के बाहर निकली, लेकिन राइटर का जो मुंह था वो स्टिल अभी भी पानी के अंदर ही था. I fled at the surface of the water, swallowed and choked. लेकिन जो राइटर है उसने पानी के सरफेस पर आते ही अपनी जो योजना थी उसको कारगर करने का प्रयास किया. उसने चिल्लाने के लिए मुंह खोला, लेकिन उसके मुंह के अंदर सिर्फ पानी के अलावा कुछ भी नहीं आया और उसका ज्यादा दम पानी मुंह में जाने से घुटने लगा. आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप बट दे हंग एज डेड वेट्स. उसने सोचा कि उसने कुछ दिनों में जो तैराकी सीखी है उसके अकॉर्डिंगली, उसके अनुसार वो तैराकी करे. उसने अपने दोनों पांव को उठाने की कोशिश करी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसके पांव को लकवा मार चुका है. वो किसी भारी बोझ की तरह लटक चुके थे, पैरालाइज्ड एंड रिजिड, बिल्कुल किसी लकवाग्रस्त, किसी भारी वस्तु की तरह.
एकदम बेजान हो चुके थे। A great force was pulling me under, और जबरदस्त बात यह थी कि जो पूल था उसमें लग रहा था कि नीचे कोई जबरदस्त शक्ति है जो उसे वापस पानी के अंदर खींच रही है। आई स्क्रीम्ड, राइटर जोर से चीखा, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, क्योंकि राइटर का मुंह पानी के अंदर था, उसकी चीख भी पानी के अंदर घुट के रह गई। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, और दूसरी बार फिर राइटर की वो अंतहीन यात्रा उस स्विमिंग पूल के पूल के लिए दूसरी बार शुरू हो गई। I stuck at the water as I went down, expending my strength as one in a nightmare fights an irresistible force. राइटर कहता है कि जैसे ही वो पानी से टकराया था और पानी के नीचे जाने लगा था, उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर इस पानी से बाहर निकलने के लिए ठीक वैसा ही प्रयास किया जैसा प्रयास कोई भयानक दुख स्वप्न में किसी चीज से बचने निकलने के लिए, भयानक सपने से निकलने के लिए करता है। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, लेकिन अब राइटर की बची खुची जो ऑक्सीजन फेफड़ों में बची थी वो खत्म होने लगी थी। माई लंग्स एक, उसके फेफड़े दर्द करने लगे थे। माई हैड थ्रॉब, उसकी दिमाग की जो नसें थी वो तेजी से धक धक करने लगी थी। आई वॉज गेटिंग डिजी, और राइटर कहता है कि अब मुझे चक्कर आने लगे थे। बट आई रिमेंबर द स्ट्रेटेजी, लेकिन भले ही वो दूसरी बार पानी में डूब रहा था, उसे अपनी बनाई हुई योजना अभी भी याद थी। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक ए कॉर्क टू द सरफेस। उसे याद था कि अभी भी जैसे ही वो तल को छुएगा उसे जोर से अपनी पांव से ताकत लगानी है और सरफेस के ऊपर किसी कॉर्क की तरह तैरते हुए जाना है। आई वुड ले, ये ले है, ले फ्लैट ऑन द वाटर, और फिर वो पानी के ऊपर सीधा लेट जाएगा। स्टैक आउट विद माई आर्म्स, अपने हाथों से प्रहार करेगा। एंड थ्रस्ट विद माई लेग्स, अपने पांव को जोरों से फेंकेगा। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, और इस तरीके से वो उस पूल के किनारे तक जाएगा और वहां से सुरक्षित निकल जाएगा। यानी दूसरी बार डूबते टाइम भी उसके दिमाग ने वो सारी योजना याद रखी जो उसने पहली बार बनाई थी। यानी अभी भी उसने अपनी उस योजना को रद्द नहीं करा था, अभी भी वो उस योजना पर काम करना चाहता था। आई वेंट डाउन एंडलेसली, राइटर कहता है कि दूसरी बार जो इसकी डूबने की यात्रा थी वो एक अंतहीन यात्रा की तरह थी। वो डूबता जा रहा था, डूबता जा रहा था। आई ओपन माई आईज, उसने अपनी आंखों को खोला। नथिंग बट वाटर विद ए येलो ग्लो, डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू। राइटर कहता है कि उसने आंखें खोली कुछ देखने के लिए, लेकिन उसे गंदी पीली रोशनी के अलावा, उस गंदे पीली रोशनी वाले पानी के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। एक ऐसा गंदा भयावह काला पानी जिसके पार आर पार कोई भी देख नहीं सकता। एंड देन शीर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, और राइटर कहता है दूसरी बार जो इसकी यात्रा थी कि तभी वो आधे रास्ते में था कि अचानक केवल एक भयंकर जो विशुद्ध रूप का, स्टार्क यानी कि जो केवल एक विशुद्ध रूप का जो भय होता है, उसने उसके पूरे बदन को जकड़ लिया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, राइटर कहता है कि वो आतंक, वो भय जो कुछ भी नहीं जानता है, वो कोई समझदारी नहीं जानता है। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, वो भय जिसका कोई भी नियंत्रित नहीं कर सकता, जो नियंत्रण नहीं जानता। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज नॉट एक्सपीरियंस इट, राइटर कहता है कि आतंक भय वो चीज है जिसने कभी, अगर किसी ने उस भय को महसूस नहीं किया हो तो वो कभी भी भय क्या होता है इस बात को समझ नहीं सकता। आई वॉज श्रिकिंग अंडर वाटर, राइटर कहता है कि मैं उस गंदे घिनौने पानी के अंदर चीख रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, मैं उस पानी के अंदर पूरी तरीके से लकवाग्रस्त हो चुका था। स्टिफ, पूरी तरीके से अकड़ा हुआ, रिजिड, पूरी तरीके से कठोर, विद फियर, और भय से भरा हुआ। Even the screams in my heart, in my throat were frozen. राइटर कहता है कि अब दूसरी बार तो उसकी हालत थी कि उसकी जो चीखें थी वो भी उसके गले के अंदर जम चुकी थी। Only my heart and the pounding of my head said that I was still alive. राइटर कहता है कि सिर्फ उस दबे हुए पानी के अंदर सिर्फ उसके दिल की धड़कने की जो धड़कन है और उसकी दिमाग की धक धक करती हुई जो नसें हैं, सिर्फ उनके धड़कने से उसे पता चल रहा है कि वो मरा नहीं बल्कि अभी जिंदा है। वरना सारी चीजें कुल मिला के अब उसके शरीर में ऐसी महसूस हो रही थी, ऐसा आभास दे रही थी। उसके हाथ पांव इतने निर्जीव बेजान हो चुके थे कि उसको लग रहा था कि वो शायद मर चुका है, लेकिन सिर्फ दिल के धड़कने की जो धड़कन है और उसके जो दिमाग की नसें जो धक धक कर रही है, उनके धड़कने की जो आवाज है, सिर्फ वो उसको बता रही है कि वो जिंदा है।
and then in the midst of the terror came a touch of reason. I must remember to jump when I hit the bottom. लेकिन इसी खतरनाक भय से जकड़े हुए राइटर के दिमाग में फिर दूसरी बार वो ही याद गूंजती है, उसको वही योजना याद आती है कि जैसी उसे स्विमिंग पूल का तल छुआ वैसी उसे एक जबरदस्त छलांग लगनी है. एट लास्ट आई फेल्ट द टाइस अंडर माई. और दूसरी बार फिर राइटर के पांव के नीचे, उसने अपने पांव के नीचे उस स्विमिंग पूल की टाइल्स को, तल को महसूस किया. My toes reached out as if to grab them. उसकी जो एड़ियां थी वो उस टाइल के तल को टटोलने लगी बड़ी तेजी से, जैसे वो उसे पकड़ना चाहती हो. I jumped with everything I had. और आखिरी बार उसने अपने बदन की पूरी ताकत लगाई और अपने आप को ऊपर की तरफ एक जबरदस्त धक्का मारा. But the jump made no difference. लेकिन दूसरी बार उसने जो प्रयास किया, राइटर कहता है, उससे तो कोई प्रभाव भी पैदा नहीं हुआ. The water was still around me. क्योंकि अभी भी वो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ था. I looked for ropes, ladders and water wings. हताशा में उसने पागलों की तरह चारों तरफ कोई रस्सी तलाशी, कोई रस्सी से बनी हुई सीढ़ी तलाशी, उसने अपने वाटर विंग्स तलाशे, नथिंग बट वाटर. लेकिन उसकी हाथ की पकड़ में और आंखों की नजर में सिर्फ पानी के अलावा कुछ भी नहीं आया. क्योंकि हम जानते हैं कि जो स्विमिंग पूल है उसके अंदर रस्सी और ये सीढ़ी और ये चीजें हो नहीं सकती. लेकिन हताशा, और जब आदमी मरने की कगार पे पहुंच चुका हो तो उसका दिमाग हर एक चीज को तलाश करने की कोशिश करता है. लेकिन राइटर कहता है कि पानी के सिवा उसके हाथ में कुछ भी नहीं आया. A mass of yellow water held me. एक खतरनाक मात्रा में जो चारों तरफ गंदला पीला पानी था उसने चारों तरफ राइटर को घेर रखा था. Stark terror took an even deeper hold on me. ये जो केवल विशुद्ध रूप का आतंक था, भय था, अब उसने उसको और भी गहराई से जकड़ लिया था. Like a great charge of electricity. जैसे कोई खतरनाक बिजली का झटका लगने से निढाल हो जाता है, राइटर भी उसी तरीके से निढाल होता जा रहा था. I shock and tremble with fright. अब उसके बदन में झटके आने लगे थे और उसका बदन कांपने लगा था भय के मारे. माई आर्म्स वुडंट मूव. उसके हाथों ने भी हिलने से मना कर दिया था. माई लेग्स वुडंट मूव. उसके पांव ने भी हिलना बंद कर दिया था. आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, टू कॉल फॉर मदर, नथिंग हैपेंड. वो जोर से चीखा मदद के लिए, उसने अपनी मां को पुकारा, लेकिन कोई भी प्रभाव पैदा नहीं हुआ. एंड देन स्ट्रेंजली देयर वाज लाइट. और राइटर कहता है कि अचानक उसे जबरदस्त एक हैरत अंगेज तरीके से रोशनी नजर आई. आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर. उसने देखा कि वो उस गंदे पीले पानी से बाहर आ रहा था. एटलीस्ट माई आईज वर. और कम से कम उसकी आंखें अब की बार बाहर आई. माई नोज वॉल ऑलमोस्ट आउट टू. और यहां तक कि अब दूसरी बार उसकी नाक भी वापस बाहर पानी के आ चुकी थी. यानी फिर दूसरी बार जो राइटर है वो पानी के सतह पर पहुंचा. पहले वाले में पहुंचा था तब भी उसकी आंख और जो नाक थी वो पानी से बाहर थी, लेकिन मुंह पानी के अंदर था. और अभी भी उसकी आंख और जो उसकी नाक है वो पानी से बाहर है, लेकिन मुंह अभी भी पानी के अंदर है. लेकिन पहली बार ऊपर आने वाले में और दूसरी बार घटना में एक डिफरेंस है कि पहले उसका शरीर काम कर रहा था, उसके हाथ पांव काम कर रहे थे, लेकिन अब वो पूरी तरीके से एक लकवाग्रस्त मरीज की तरह हो चुका है. Then I started down a third time. लेकिन बस इतनी ही देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए राइटर पानी की सतह पर आया और फिर तीसरी बार उसकी अंतहीन यात्रा उस 9 फीट के लिए शुरू हो गई. I sucked for air and got water. उसने मुंह खोल के और जोर से नाक से अंदर ऑक्सीजन खींचने की, सांस लेने की कोशिश करी, लेकिन दुर्भाग्य से और नाक और मुंह में दोबारा पानी के अलावा कुछ नहीं आया. The yellowish light was going out. अब जो उसकी आंखें उस गंदे पीले पानी को देख पा रही थी, धीरे धीरे करके वो जो रोशनी थी वो गायब हो रही थी. यानी कि वो वापस पानी की गहराई में जा रहा था. देन ऑल एफर्ट सीज्ड. लेकिन ये जो तीसरी बार डूबने की घटना थी, इसमें सब कुछ शांत हो चुका था. वो जितने भी प्रयास कर रहा था, हाथ पांव मार रहा था, दिमाग चला रहा था, अचानक उसके शरीर ने सारे प्रयास करना बंद कर दिया. आई सक्ड फॉर, आई रिलैक्स्ड. लेकिन अब वो बेचैन नहीं था, अब वो भयाक्रांत नहीं था, अब वो बड़े आराम से किसी बड़े ही चैन सुकून की अवस्था में आ चुका था. इवन माई लेग्स फेल्ट लिम. उसे तो अब लगने लगा कि उसके पांव किसी भारी वजन की तरह नहीं, अब उसे लगने लगा कि अब उसके पांव ही नहीं है. एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन. और उसके दिल दिमाग में चारों तरफ एक काले अंधेरे की परत चढ़ने लगी. आई इट वाइप्ड आउट फियर. और ये जो काला अंधेरा उसके दिमाग में छा रहा था, उसने मौत के डर को उसके दिमाग से हटा दिया. पानी का डर गायब हो चुका था.
It wiped out terror. पानी का जो आतंक था उसको भी गायब कर दिया था. There was no more panic. अब वो भयाक्रांत नहीं था. It was quiet and peaceful. सब कुछ शांत और एकदम शांति से भरा हुआ था. Nothing to be afraid of. अब उसे पानी से और मौत से किसी चीज से डर नहीं लग रहा था. राइटर कहता है दिस इज नाइस. राइटर कहता है कि ये बड़ी अच्छी अवस्था थी, बहुत ही प्रिय अवस्था थी. टू बी ड्रॉजी, नींद में भर जाना. किसी अगर आदमी को दर्द हो रहा हो, भयंकर बीमार हो और ऐसे आदमी को नींद आ जाए, अगर कोई आदमी मर रहा हो, दर्द से तड़प रहा हो और उसको नींद आ जाए, तो राइटर कहता है इससे बढ़िया और क्या हो सकता है. राइटर को अब गहरी नींद आ रही थी, उसे बहुत सुकून महसूस हो रहा था. टू गो टू स्लीप, नो नीड टू जंप. अब वो गहरी नींद में जाने वाला था. अब जंप करने की जरूरत नहीं है, कूदने की जरूरत नहीं है. टू टायर्ड टू जंप. अब वो इतना थक चुका था कि अब वो कूदना भी नहीं चाहता था. इट इज नाइट टू बी कैरिड जेंटली. उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो पानी में डूब नहीं रहा है बल्कि किसी पालने में झूम रहा है. टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस. उसे ऐसा लग रहा था कि वो ग्रेविटी से, गुरुत्वाकर्षण से फ्री हो चुका है और अंतरिक्ष में मानो उसका बदन हल्के से हवा में तैर रहा है. टेंडर आर्म्स अराउंड मी. उसे ऐसा लगा कि कोई नरम बाहों के पालने में वो झूल रहा है. टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स. जैसे कोई बच्चा अपनी मां की नरम बाहों में झूलता है. राइटर को ठीक ऐसा ही उस पानी के अंदर महसूस हो रहा था. नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप. उसका जो बचा खुचा दिमाग था उसने उसको कहा कि बस अब नींद में ही जाने में भलाई है. और यहीं पर टू क्रॉस द ओब्लियन एंड द कर्टेन ऑफ द लाइफ फेल. अब उसका दिमाग, बदन, शरीर सब ओब्लिवियन यानी शून्य में चले गए. और राइटर कहता है मेरे जीवन का जो पर्दा था नाटक के रंगमंच का, अब वो पर्दा गिर गया, यानी कि जीवन यहीं पर खत्म हो गया. The next I remember, I was laying on my stomach beside the pool vomiting. राइटर कहता है कि इस घटना के बाद में उसे जो दूसरी घटना याद है, यानी कि राइटर मरा नहीं, दूसरी घटना उसे जो याद है कि वो स्विमिंग पूल पर किनारे पट्टी पर छाती के बल लेटा था और उल्टियां कर रहा था, बदन से पानी निकाल रहा था. The chap that threw me was was saying but I was only fooling. Someone said the king nearly died. और वो जो लड़का, वो पहलवान लड़का जिसने राइटर को उठाकर फेंका था, वो किसी गुनहगार की तरह किनारे खड़ा था और लोगों को सफाई दे रहा था कि भाई मैं तो इससे मजाक कर रहा था केवल. किसी ने उसे फटकारते हुए कहा कि तेरी इस हरकत की वजह से ये बच्चा मरते मरते बचा है. बी ऑल राइट नाउ, लेट अस कैरी हिम टू द लॉकर रूम. फिर किसी दूसरे व्यक्ति ने कहा कि चलो जो हुआ ठीक है, अब इसे चेंजिंग रूम में लेके चलो ताकि ये बच्चा वहां पे आराम कर सके. Several hours later, I walked home. कई घंटे लॉकर रूम में आराम करने के बाद राइटर अपने घर की तरफ गया. I was weak and trembling. लेकिन अब उसके बदन की जो स्विमिंग सीखने की जोश थी, ताकत थी, वो सब कुछ जा चुका था. उसके बदन में कब कभी छूट रही थी, उसका बदन कांप रहा था. I shocked and cried when I lay on my bed. और जैसे ही घर में जाके बिस्तर में गिरा, उसकी जोरों से रुलाई फूट पड़ी और उसका पूरा बदन सिसकियों से थरथराने लगा. I couldn't eat that night. उस रात राइटर इतना भय में जकड़ चुका था कि उस रात वो खाना भी नहीं खा पाया. For days a haunting fear was in my heart. कई दिनों तक उसके मन में पानी का जो खौफ था वो उसे सताता रहा. The slightest exertion upset me. थोड़ी सी भी अगर वो शारीरिक श्रम की कोई हरकत करता, तेज चलना, दौड़ना या कोई वजन उठाना, उसका मन पूरी तरीके से दर्द से और दुख से भर जाता. Making me wobbly in my knees and sick to my stomach. अगर वो थोड़ा सा मेहनत करने का प्रयास करता, उसके पेट में मरोड़े उठने लग जाती और उसके जो टांगे हैं, उसके जो घुटने हैं वो थरथराने लगते और घुटने सीधे खड़े रहना बंद कर देते. आई नेवर वेंट बैक टू द पूल. राइटर कहता है कि उस दिन की घटना के बाद में वो कभी भी जीवन में दोबारा YMCA पूल नहीं गया. यह एक हमारे क्वेश्चन का आंसर भी है, क्योंकि इसमें दोबारा एक स्विमिंग पूल का नाम आएगा, लेकिन कई स्टूडेंट को लगता है कि वो दोबारा YMCA पूल की बात कर रहा है. नहीं, दोबारा वो कभी भी जिंदगी में YMCA पूल नहीं गया. आई फियर्ड वाटर. और राइटर को अब पानी से बुरी तरीके से डरने लगने लगा, उसी पानी से जिसमें वो तैरने का बड़ा शौक रखता था. उसे बड़ा जुनून था कि वो स्विमिंग सीखे, उसे पानी से बहुत प्यार था. आई अवॉइडेड इट व्हेनेवर आई कुड. अब राइटर जितनी दूरी पानी से बना के रख सकता था उतनी दूरी वो बना के रखने लगा. A few years later, when I came to know the waters of the Cascades, I wanted to get into them. लेकिन राइटर को कई सालों बाद में, कुछ सालों बाद में ये पता चला कि जो कैसकेड्स यानी कि जो झरने होते हैं, उस झरने के नीचे खड़े होकर आदमी पानी के मजे ले सकता है और उसे गहरे पानी में उतरने की जरूरत भी नहीं है. तो राइटर को जब झरनों के बारे में पता चला तो उसकी इच्छा हुई कि चलो, अगर मैं गहरे पानी में नहीं जा सकता, नदी और झील में नहीं जा सकता, तो कम से कम झरने के नीचे तो खड़ा हो सकता हूं. एंड wherever I did,
whether I was wading the Titan or bumping river or bathing in warm lake or the god rocks, the terror that had seized me in the pool would come back. राइटर इन 3 झरनों के नाम बताता है अमेरिका के अलग अलग राज्यों के। वो ये बताता है कि जब भी मैंने इनमें जाने का प्रयास करा, वही भय जिसने उसे स्विमिंग पूल पर लकवाग्रस्त कर लिया था, अचानक जैसी वो झरनों में घुसता, वो भय उसको यहां भी जकड़ लेता। इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कंप्लीटली। पूरी तरीके से राइटर को ये जो भय है वो उसके ऊपर अपना अधिग्रहण कर लेता, राइटर के दिलो दिमाग और उसके शरीर को कब्जे में कर लेता। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज। उसके जो पांव है वो झरने के नीचे खड़े खड़े वहीं के वहीं लकवाग्रस्त हो जाते, यानी वो पांव उठा के भागना चाहता लेकिन वो भाग नहीं पाता। आई सी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट। और एक भयानक ठंड की जो लहर है, भय की जो जकड़ है, वो उसके दिलो दिमाग को और दिल को जकड़ लेती। तो राइटर के लिए मुसीबत हो गई थी कि वो झरनों में भी नहीं जा पा रहा था। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय। राइटर अपनी इस पानी की दुर्घटना को एक अपंगता से जोड़ता है। राइटर कहता है जिस तरीके के किसी आदमी की आंखों की देखने की रोशनी चली जाती है या उसके हाथ पांव कट जाते हैं, इसी तरीके से उसके जीवन का एक सबसे बड़ा शौक था पानी, लेकिन अब वो ही उसकी अपंगता बन चुका है और आगने वाले कई सालों तक ये भय उसका पीछा करता रहा। इन कैनोज ऑफ मेन लेक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैमन, bass fishing in New Hampshire, trout fishing on the Duchess and Metellus in Oregon, fishing for salmon on the Columbia and Bumping Lake in the Cascades. Wherever I went, the haunting fear of the water followed me. राइटर कहता है कि ऐसा नहीं है कि उसने पानी में सिर्फ तैरने का और झरनों के नीचे जाने का छोड़ दिया। अगर उसने वो काम छोड़ा तो उसने जो सिंगल आदमी के घुसने की बोट होती है वो आजमाई। फिर कई बार वो बड़ी बोट में बैठ के ये सैमन फिश और ये जो ट्रॉट और ये जो बैस होती है, ये सारी मछलियों की अलग अलग प्रजातियां होती है। तो राइटर कहता है कि जब बैस, सैमन और ट्रॉट इन मछलियों का शिकार करने 3-4 इन नदियों और जो झीलें हैं अमेरिका की उनके अंदर गया, तब भी जो उसका भय था वो उसको बुरी तरीके से उसका पीछा करता रहा। यानी कि अब बोट में बैठना भी उसके लिए इम्पॉसिबल हो चुका था। अगर वो बोट में भी बैठता तो भय उसके दिलो दिमाग को जकड़ लेता और उसे बोट छोड़ के भागना पड़ता। यानी अब उसका बोट में बैठना भी बंद। इट रूइंड माय फिशिंग ट्रिप्स। अब जो उसकी मछली पकड़ने का शौक था, सिर्फ तैराकी नहीं, इस पानी के आतंक ने उसकी फिशिंग, मछली पकड़ने का जो शौक था, उसको रूइन कर दिया, तबाह कर दिया। डिप्राइव मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग। उसे अकेले बोट में, नाव को, छोटी नाव जो होती है उसके अंदर घुस के चलाते हैं, तो उसको चलाने का जो शौक था उससे अलग कर दिया। बोटिंग, लोगों के साथ भीड़ में अगर बोट में बैठ पाए, अब वो भी नहीं कर सकता। और स्विमिंग, वो तो डेफिनेटली खत्म हो चुका है। तो ये जो पानी का भय था, उसने राइटर की पानी से संबंधित जितने भी शौक थे उसको एक एक कर कर सिस्टमेटिकली तरीके से खत्म कर दिया। आई यूज्ड एवरी डे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर। हालांकि राइटर कहता है कि हर दिन उसने प्रयास करा अपने पानी के इस खौफ से निकलने का, बट इट हैड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप। लेकिन इस भय ने कसकर, मजबूती से, फर्मली, इस भय ने अपनी मुट्ठी में राइटर को जकड़ रखा था। फाइनली, अंततः 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। लेकिन राइटर ने एक बार अक्टूबर के महीने में डिसाइड करा कि वो एक इंस्ट्रक्टर, एक कोच हायर करेगा, पैसे देके, और तैराकी सीखेगा। आई वेंट टू ए पूल एंड प्रैक्टिस्ड 5 days a week, an hour each day। उसके बाद में राइटर YMCA को छोड़कर याकीमा के किसी दूसरे स्विमिंग पूल में गया। वहां उसने इंस्ट्रक्टर हायर करा। सप्ताह में 5 दिन और प्रत्येक दिन 1 घंटा वो देता था अपनी इस क्लास को। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड मी, rope attached to the belt went through a pulley that ran on an overhead cable। राइटर को सिखाने के लिए इंस्ट्रक्टर ने बहुत ही अच्छा एक तरीका आजमाया। राइटर जो कोच था उसने राइटर की कमर पर एक बेल्ट बांधी, कमर के पिछले हिस्से पर एक रस्सी बांधी और स्विमिंग पूल के ऊपर एक डंडा लगाकर काफी हाइट में उसके ऊपर एक पुल्ली, एक घिर्री बांधी। राइटर की कमर की जो रस्सी है वो उस पुल्ली, उस घिर्री से होते हुए उस दूसरे छोर पर स्विमिंग पूल के बाहर खड़े इंस्ट्रक्टर के हाथ में होती। तो उससे क्या होता वो हम आगे देखते हैं। He held on to the end of the rope and we went back and forth। राइटर स्विमिंग पूल के अंदर तैरता, आगे से लेकर पीछे और पीछे से लेकर आगे, और जो स्विमिंग पूल के बाहर खड़ा हुआ इंस्ट्रक्टर होता, कोच होता, उसके हाथ में उस रस्सी का दूसरा छुरा होता। एक जो छोर है वो तो उसके कोच के हाथ में, और दूसरा जो छोर है वो राइटर की कमर के पीछे बंधा हुआ है। और राइटर की कमर के पीछे जो रस्सी है बंधी हुई है, ये एक
ऊपर की तरफ, स्विमिंग पूल के ऊपर जो एक गिर्री लगी हुई है उसके ऊपर से होती हुई जा रही है, एंड back and forth across the pool hour after hour, day after day, week after week। लेकिन राइटर कहता है कि इतना आसान नहीं था। उसने घंटा प्रति घंटा, दिन प्रति दिन और सप्ताह प्रति सप्ताह इस प्रयास को लगातार सतत तरीके से करता रहा। ऑन हिज ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी। इतना आसान नहीं था। जब भी राइटर एक छोर से स्विमिंग पूल के दूसरे छोर तक जाता, उसका वो भय वापिस आता और उसे जकड़ने का पूरा प्रयास करता। इस टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज on the rope and I went under. Some of the old terror returned and my legs froze। जब भी राइटर कहता है कि जो इंस्ट्रक्टर था वो उस रस्सी को, कोच की जैसे ही उस रस्सी की पकड़ को ढीला करते, यानी राइटर की जो कमर थी उसको राइटर को पानी से ऊपर रखने के लिए यूज की जाती, लेकिन जैसे ही कोच उस रस्सी की पकड़ ढीली करते, राइटर पानी के नीचे जाने लगता और जैसे ही वो थोड़े स्विमिंग पूल के गहरे पानी में डूबता, वही जो डर था, पानी का खतरनाक भय, उसकी टांगों को जकड़ लेता और उसे जमा देता। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैकन। अक्टूबर में ज्वाइन करने के बाद में लगभग 3 महीने, सिर्फ 3 महीने पानी के उस भय को उसने भगाया। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल एंड टू प्रेज एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल। फिर इंस्ट्रक्टर ने रस्सी वाला जब वो चैप्टर पूरा कर दिया, उसके बाद में राइटर को पानी के अंदर मुंह डालकर सांस रोक के रखना और बाहर आकर फिर सांस लेना और फिर पानी के नीचे जाना, इस प्रैक्टिस को करने के लिए कहा। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम। राइटर अपने पानी के खौफ को खत्म करने के लिए इतना डिटर्मिनेट, इतना दृढ़ निश्चित था कि अपने टीचर की, कोच की बताई हुई हर एक्सरसाइज को वो 1, 2 या 5 बार नहीं, कई 100 बार दोहराता था। Bit by bit, I shed part of the panic that seized my when my head went underwater। लेकिन जब भी राइटर पानी के अंदर मुंह करता, पानी का जो भयानक डर था वो उसे जकड़ लेता। राइटर कहता है कि एक एक कतरा करके उस भय के, मैंने एक एक कतरे को कर उस पानी के भय को अलग करा जब भी मैं पानी के अंदर मुंह डालता। Next, he held me at the side of the pool and had me kick with my legs। फिर राइटर के कोच ने तीसरी एक्सरसाइज करी। राइटर अपने हाथों से स्विमिंग पूल के अंदर घुसता और स्विमिंग पूल की जो किनारे की पट्टी होती है उस चौखट को पकड़ के खड़ा हो जाता और अपने जो दोनों पांव हैं उनको पानी के अंदर चलाने की कोशिश करता। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट। राइटर कहता है 1 घंटा या 2 दिन नहीं, कई सप्ताह तक राइटर ने यही एक्सरसाइज करी। क्यों? क्योंकि उसकी टांगे ही तो पानी में जम जाती थी, लकवाग्रस्त हो जाती थी। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क। हालांकि राइटर कहता है कि पहले तो उसके जो पांव थे बड़ी जल्दी थक जाते और हिलने से मना करते थे, और अगर किसी स्विमर की टांगे इस पानी के अंदर हिलने से मना कर दे तो डेफिनेटली उसको डूबने से कोई भी नहीं बचा सकता। यानी जिस तरीके से मछली की पूंछ हिलती रहती है उसी तरीके से स्विमर की टांग पानी के अंदर हिलती रहनी चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि जितनी मेहनत हम हाथ से कर सकते हैं उतनी मेहनत हम टांगों से नहीं कर सकते। पानी के हैवी वेट के अंदर हाथ और पांव को घुमाना, हवा में हाथ और पांव घुमाने से कहीं ज्यादा एनर्जी खींचता है। पानी के अंदर 5 मिनट हम हाथ चला सकते हैं, जबकि बाहर हम 20 मिनट तक हाथों को घुमा सकते हैं। लेकिन वही हाथ पानी के अंदर घुमाए तो 5 मिनट या 4 मिनट बाद ही पड़ जाते हैं। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स। लेकिन धीरे धीरे करके राइटर के जो पांव थे अब वो रिलैक्स करने लगे एंड फाइनली आई कुड कमांड देम। और आखिरकार कई सप्ताह की मेहनत के बाद वो दिन भी आया जब राइटर अपनी टांगों की थकान पे अब कंट्रोल कर सकता था। Thus, piece by piece, he built a swimmer। इस तरीके से राइटर का जो कोच था उसने एक एक टुकड़ा करके राइटर को एक तैराक के तौर पर खड़ा कर दिया। एंड when he had perfected each piece, he put them together into an integrated whole। लेकिन जब सारे टुकड़े राइटर से परफेक्ट करवा लिए कोच ने तो उसको पूरी एक एक्सरसाइज दी, यानी रस्सी खोल दी, वो ऊपर से पुल्ली हटा दी और अब कोई रस्सी, कोई बेल्ट राइटर की कमर पे नहीं थी और वो एक छोर से दूसरे छोर तक को तैर के जाना था। इन अप्रैल ही सेड नाउ यू कैन स्विम। अक्टूबर में राइटर ने हायर ये काम करा था, कोच हायर करके शुरू करा था। अप्रैल में जाके उसके कोच ने, टीचर ने कहा कि अब तुम एक तैराक बन चुके हो और अब अकेले स्विमिंग पूल में अपने आप बिना रस्सी के सारे तैर के दिखाओ। डाइव ऑफ, पहले तो पानी के अंदर छलांग लगाओ नीचे घुस के, एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल, स्ट्रोक। और फिर उसके बाद में स्विमिंग पूल के दूसरे छोर तक क्रॉल, यानी कि जो रेंगने वाली तैराकी होती है, उस रेंगने वाली तैराकी से करके जाकर मुझे दिखाओ कि तुम कितना सीख चुके हो। आई डिड, द इंस्ट्रक्टर वॉज डन। तो राइटर कहता है कि जो
उसके कोच ने उसे डाइव लगाने के लिए, कूद लगा के, और स्विमिंग पूल के दूसरे लेन तक क्रॉल स्ट्रोक करके, यानी तैरने की जो अलग अलग विधाएं होती हैं वो उस तरीके से स्विम करने के लिए कहता है। और राइटर कहता है मैंने वैसा किया, द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड, और यहीं पर उसके कोच का जो काम था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया था। बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन लेखक कहता है कि पानी का डर जो था वो इतना गहरा उसके साथ में दुर्घटना हुई थी कि वो अभी भी संतुष्ट नहीं था कि वो अच्छा तैराक बन चुका है। आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल। अभी भी राइटर के मन में यह शंका थी कि क्या अगर वो पूल के अंदर अकेला होगा, यानी चारों तरफ कोई भी नहीं हो, अभी तक तो इंस्ट्रक्टर उसके साथ में खड़े रहते थे, लेकिन अगर वो बिना कोच के अकेले किसी पूल में जाए तो क्या उसका वो भय वापस आकर उसको जकड़ेगा या फिर नहीं। आई ट्राइड इट, तो राइटर ने यह भी अभ्यास करके देखा। आई स्वैम द लैंड अप एंड डाउन, एक दिन वो अकेला पूल पर पहुंचा और एक छोर से दूसरे छोर तक तैर के गया। टाइनी वेस्टिजेस ऑफ द कोल्ड टेरर वुड रिटर्न। राइटर कहता है कि पुराने भय जो छोटे छोटे टुकड़े थे, एक बार वो उस तरीके से वापस आया। बट नाउ आई कुड फ्रॉन एंड से टू दैट टेरर ट्राइंग टू स्केयर मी, वेल हियर इज टू यू, लुक, एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल। लेकिन राइटर कहता है कि डर भले ही छोटे छोटे टुकड़ों में वापस आया, लेकिन अब वो समय था कि राइटर पानी के अंदर मुंह डाल के अपने उस डर की तरफ, अपने उस पानी के खौफ की तरफ अपनी त्योरियां चढ़ाकर गुस्से से उसको कह सकता है कि मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, ये ले अभी तुझे बताता हूं और ये देख। और ये कह के राइटर कहता है कि मैंने दोबारा से एक छोर से दूसरे छोर तक यात्रा करी, यानी जब भी उसके पुराने डर ने टुकड़े टुकड़े के तौर पर, एक हल्के से टुकड़े के तौर पर भी आने की कोशिश करी, तो राइटर ने अपने डर की खिल्ली उड़ाई और उल्टा एक चक्कर और उसने ज्यादा स्विमिंग पूल का लगा के दिखाया अपने डर को और भी ज्यादा शांत करने के लिए। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, अक्टूबर में राइटर ने शुरू करा था और जुलाई यानी 10 महीने तक वो केवल इसी चीज की पूल में प्रैक्टिस करता रहा, अपनी ट्रेनिंग लेता रहा और अपने परफेक्शन को, अपनी निपुणता को बढ़ाते रहा। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन एक बात थी कि 10 महीने के इस ट्रेनिंग के बावजूद और प्रैक्टिस के बावजूद राइटर अभी भी संतुष्ट नहीं था। अब उसके मन में एक और नया डर था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, राइटर को लगता था कि अभी भी डर जो है वो पूरी तरीके से उसके गहरे मन से मिटा नहीं है। सो आई वेंट टू द लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, तो राइटर को यह लगा कि ओपन वाटर में जो खुला पानी होता है नदी, नहरों और झीलों का, शायद उसमें उसका डर उसके ऊपर हावी हो सकता है। इसीलिए वो उस दिन दूसरे स्टेट पर, हैम्पशायर जो है, न्यू हैम्पशायर, वहां पर जो लेक वेंटवर्थ है उस झील में तैरने के लिए गया। डाइव्ड ऑफ अ डॉक एट ट्रिग्स आइलैंड एंड स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प आइलैंड, तो राइटर न्यू हैम्पशायर में जो लेक वेंटवर्थ है वहां पर गया। वहां पर उसने एक छोटी पहाड़ी से, जिसको ट्रिग्स आइलैंड कहते हैं, वहां से लेकर उसने छलांग लगाई और ट्रिग्स आइलैंड से लेकर स्टैम्प आइलैंड, जिन दोनों के बीच की दूरी 2 miles यानी कि लगभग 4.5 किलोमीटर के लगभग थी, उन दोनों के बीच में वो तैरा एक ही झटके में। आई स्वैम द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक, पीठ के बल तैरने की, छाती के बल तैरने की और राइट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड टेढ़ा होकर तैरने की जितनी भी तकनीकें उसने सीखी थी वो सारी तकनीकें उसने इस 5 किलोमीटर के पैसेज को पार करने में लगाई। When I was in the middle of the lake, एक लाइन रखी थी, only once did the terror return। राइटर कहता है कि इस 2 miles के जो 2 miles का पैच था, इसमें ऐसा नहीं है कि डर नहीं आया। वो ये कहता है कि एक बार छोटा सा बीच में एक ऐसा हिस्सा आया जब एक क्षण के लिए उसका वो पुराना भय उसको जकड़ने के लिए आया। लेकिन ये कब हुआ? When I was in the middle of the lake, जब राइटर लेक वेंटवर्थ के बीचों बीच सबसे गहरे हिस्से में था। I put my face under and saw nothing but bottomless water। राइटर ने एक एक्सपेरिमेंट करा, उसने झील के पानी में मुंह डाला और उसके नीचे झांकने का प्रयास करा। उसको अंतहीन एक काले रंग के पानी के अलावा कुछ भी नजर नहीं आया। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न्ड इन मिनिएचर। राइटर कहता है कि बहुत छोटे से एक हिस्से में, लेकिन जो पूल वाली दुर्घटना का डर था वो एक बार उसकी सनसनी उसने बदन में महसूस करी। आई लैफ्ड एंड सेड, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी? इट फ्लेड एंड आई स्वैम ऑन। लेकिन राइटर इस बार घबराया नहीं। जब वो डर छोटे छोटे टुकड़ों में एक सनसनी के तौर पर आया, राइटर ने हंसते हुए ठाका लगाते हुए कहा कि अरे मिस्टर डर, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? क्या तुम मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो? और उसके बाद वही हुआ, डर जो छोटे से टुकड़ों में आया था वो भाग गया और राइटर पूरे 2 miles की जो उसने वो पैच था वो पूरा तैरकर पार करा।
Yet I had residual doubts. लेकिन राइटर कहता है कि अभी भी गहरे मन में उसके कुछ संदेह दबे हुए थे. At my first opportunity, I hurried west, went up the Titan to Conard Meadows, up to the Conard Creek Trail to Manday Glacier, and camped in the high meadow by the side of Warm Lake. तो राइटर कहता है कि अभी भी जब उसको तसल्ली नहीं हुई तो जो बड़ी बड़ी पहाड़ी के इलाके थे, जो चोटियों पर पैदल चलने के जो काम थे, ये उसने अमेरिका की उन सारी जगहों को, कोनार्ड क्रीक और जो ये मेडे ग्लेशियर है, इन सारी जगह पर गया. यहां तक कि जो वार्म लेक है उसके बाहर एक बार उसने जाकर वहां के घास के जो मैदान थे, जो मेडो थे, वहां पर उसने नदी के जो वार्म लेक थी, झील थी, उसके बाहर अपना डेरा डाला. द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड. अगली सुबह उसने अपने कपड़े उतारे, डाइव्ड इनटू द लेक, झील में डुबकी मारी, एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक, और दूसरे छोर तक गया और दूसरे छोर से वापिस आया. जस्ट एज डॉग कॉर्पोन यूज्ड टू डू. जिस तरीके से एक बड़ा तैराक डॉग कॉर्पोन किया करता था. I shouted with joy. और जब राइटर ने अपनी इस आखिरी जो बाधा जिसको वो समझ रहा था, अपनी उस आखिरी जीत को भी उसने जब जीत लिया, तो राइटर खुशी से चीखा. एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न टू द इको. और वार्म लेक के पास में जो गिलबर्ट पीक जो पहाड़ी है, वहां से टकरा के उसकी जीत की खुशी की जो चीख थी, वो वापस पलट के उसे गूंजती हुई सुनाई दी. I had conquered my fear of water. और उस दिन राइटर को एहसास हो गया कि 10-12 महीने के उस अथक प्रयास के बाद राइटर अपने डर को जीत चुका था. द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी. लेकिन ये सिर्फ किसी पानी पर एक तैरने की या फिर सिर्फ इस पानी के भय पर जीत पाने की बात नहीं है. राइटर कहता है कि इस जीत का मेरे जीवन में गहरा मीनिंग था. एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कॉन्क्यूड इट कैन अप्रिशिएट. लेकिन राइटर कहता है कि मेरे इस डर की विजय को, इसकी प्रशंसा केवल वही आदमी कर सकता है जिसने केवल एकदम निराट आतंक देखा है, और उस निरे आतंक का केवल देखा नहीं है बल्कि उसने उसको परास्त भी किया है. इन दैट देयर इज पीस. राइटर कहता है कि मौत में कभी घबराहट नहीं होती, मौत में कोई डर नहीं होता. मौत तो असीम शांति का नाम है. देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ. हमें केवल डर होता है मृत्यु के भय से. हमें सिर्फ भय से भय होता है, मौत से कभी भय नहीं होता. मौत तो हर चीज का अंत कर देती है. एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ. राइटर जैसे कि एक प्रेसिडेंट थे रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उनका एक उद्धरण कोट करते हुए कहता है कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने कहा था, यूएस से जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा था कि हमें सिर्फ डर का ही डर होता है, डर के अलावा हमें किसी चीज का डर नहीं होता है. बिकॉज I had experienced both the sensation of dying and the terror that fear of it can produce. The will to live somehow grew in intensity. राइटर कहता है कि मैंने दोनों ही चीजों का अनुभव करा है. मैंने मरने की सनसनी स्विमिंग पूल के YMCA में, राइटर कहता है मैंने मरने की सनसनी को महसूस किया है, और मैंने मरने से जो आतंक पैदा होता है, मरने के भय से जो आतंक पैदा होता है, मैंने उसको भी अच्छी तरीके से झेला है, और उसकी जो इंटेंसिटी तीव्रता होती है उसको बढ़ते हुए भी देखा है. एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज. लेकिन राइटर कहता है कि अपने अथक प्रयासों से मैंने अपने आप को उस बाधा से, उस भय से मुक्ति दिलाई. फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइंब द पीक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर. और राइटर कहता है उसी की वजह से मैं केवल गहरे और खुले पानी में तैर नहीं पाता हूं, बल्कि जो बड़ी बड़ी पहाड़ियों की रास्ते होते हैं और बड़ी बड़ी चोटियों पर चढ़ने के जो काम होते हैं, हिल क्लाइंबिंग और जो माउंटेनियरिंग होती है, वो मैं बेहिचक करता हूं. ब्रश असाइड फियर, अपने डर को परे हटाता हुआ. विलियम ओ डगलस. तो राइटर की अपनी पर्सनल लाइफ का एक इंसिडेंट है, लेकिन जो पर्सनल लाइफ का इंसिडेंट है वो इनफैक्ट जो स्टूडेंट्स के लिए दिया गया है, वो एक मैसेज है कि हमारी लाइफ में जैसे राइटर के लिए एक पानी का उसका डर था, इसने उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया था, लेकिन वो जिंदगी थी उसकी बोटिंग करने की, फिशिंग करने की. उसको पानी से और पानी के खेलों से इतना प्यार था, उसकी वो सारी जिंदगी बर्बाद कर दी थी पानी के डर से. लेकिन राइटर ने अपने उस डर से हार नहीं मानी, बल्कि एक सिस्टमेटिकली, एक योजनाबद्ध तरीके से उसने उस डर का मुकाबला करा. और केवल उसने मुकाबला नहीं करा, उसने उसको परास्त करने की पूरी मेहनत भी करी, और अंत में राइटर ने उसे परास्त भी कर लिया. तो स्टूडेंट्स के लिए भी ये जो चैप्टर है, ये कहानी जो है वो एक मैसेज देती है. किसी की जिंदगी का एक पर्सनल घटना है, दुर्घटना है, जो हमें मैसेज देती है कि कई बार हमारी लाइफ में ऐसी चीज होती है. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स के लिए कुछ सब्जेक्ट होते हैं तो स्टार्टिंग में हमें लगता है कि जब हम 11th में आते हैं, जब 10th से 11th में आते हैं, तो हमें लगता है कि हमने ये सब्जेक्ट गलत है, ये सब्जेक्ट हम नहीं ले सकते क्योंकि मेरे को डिफिकल्ट लगा. तो सीधी सी बात है कि जो डिफिकल्ट चीज होती है, उस डिफिकल्ट चीज को पार करने में जो जॉय, जो
खुशी, जो आनंद मिलता है, वो ही सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होता है। आसान चीज हर कोई कर सकता है, इसीलिए बहुत सारे लोग आसान चीज करते हैं। डिफिकल्ट चीज इसलिए डिफिकल्ट कहलाती है क्योंकि उसे बहुत कम लोग करने की कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं। तो यहां पर कोशिश और मेहनत करने की बात है, और जितनी मेहनत हम अपनी पढ़ाई में करते हैं, आगे चल के हमारा फ्यूचर उतना ही ब्राइट है। वरना किताबी कहने के लिए दुनिया की बहुत सारी डायलॉग बाजी होती है कि बचपन की एज खेलने के लिए होती है, और ये करने के लिए होती है, और वो करने के लिए होती है। लेकिन हमेशा याद रखना कि एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो करंट सिनेरियो में, आज की जो दुनिया है उसके अंदर ये सबसे बड़ी चीज है। आज पूरी दुनिया अपने घर में दुबक के बैठी है, किसी को वर्ल्ड कप की कोई परवाह नहीं है, किसी को वर्ल्ड फीफा सॉकर की कोई परवाह नहीं है, किसी को विंबलडन मैच की कोई परवाह नहीं है। अभी जो करंटली है वो साइंटिस्ट और जो डॉक्टर्स हैं, उन्हीं के ऊपर ये पूरी दुनिया टिकी हुई। अगर आज वो हाथ छोड़ के बैठ जाए तो इस दुनिया में 5-10 साल के अंदर तो शायद दुनिया के सारे लोग इंसान ही साफ हो जाएंगे। तो आज ये चीज प्रूव हो गई है। आज से पहले बड़े बड़े जो 30 मार खाए बड़े डींगे हाँकते थे कि कॉलेज ड्रॉप आउट, यानी कॉलेज से आधी पढ़ाई छोड़ के निकला हुआ जो आदमी है वो फलाना बड़ा साइंटिस्ट बन गया था, फलाने ने बहुत बड़ी कंपनी खड़ी कर ली, धीरू भाई अंबानी बन गया, और फलानी बन गया, और वो बन गया, अडानी बन गया। लेकिन वो बेवकूफ वे लोग नहीं जानते कि आज वो सारे लोग अपनी जान समेटकर एक 10 बाई 20 के कमरे में सिमट के बैठे हुए हैं, और उनकी लाइफ जिन लोगों के हाथ में है वो ही एजुकेटेड पर्सनैलिटीज हैं, जिन्होंने भले अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमाया, लेकिन इतना कैसा कि जो वर्थलेस हो। तो इतना पैसा भले ही उन्होंने कमाया, लेकिन आज जो उनकी पावर है वो पूरा वर्ल्ड मानता है। तो चैप्टर मेरे ख्याल से अच्छी तरीके से सबको समझ में आ गया था। तो मेहनत करो, जो मेहनत से अचीव करने वाली चीज है, जिसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज होती है, वही चीज आगे जाके बहुत फ्रूटफुल होती है, और उसी से हमें अच्छा जो बैक मिलता है, उससे जो रिवॉर्ड मिलता है वो उतना ही ज्यादा कीमती भी होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।